हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हम एमसीक्यूज नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन में थ्योरेटिकली इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। देखिए, इंडियन पॉलिटी जो है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि यही इंडिया की पहचान बताता है। यही यहाँ के सिटीजन्स के साथ, यही यहाँ के जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव तमाम के बारे में बताता है, जो मेन मशीनरी है। तो इसको कैसे रन करना है, कैसे कंट्री को देखना है, कैसे पब्लिक्स को देखना है, कैसे पीपल सिटीजन्स को देखना है। तो इस तरह से इंडियन जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर रहे। तो जब जाकर आज़ादी हुई, जब भी आज़ादी से पहले 1947 से पहले ही एक सिस्टमेटिकली एक ट्रेंड्स बने थे। मुस्लिम लीग, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये तमाम मूवमेंट जो लॉन्च की गई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तमाम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए थी। ये ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश सिस्टम को, ब्रिटिश पैरामेंटेंसी को ख़त्म करने के लिए बात की गई थी। तो इसी बीच यहाँ के जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स जो थे, लीडर जो थे, इनमें से एक ने नहीं बल्कि सब ने कहा था, लेकिन उस वक्त जो पहली सजेशन और सलाह दी थी इस फ्रीडम मूवमेंट्स के दौरान, वो थे एम एन रॉय। एमन रॉय ने एक सलाह दी थी कि इंडिया के पास एक अपना संविधान, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके तहत हम और सारे लोग मिलकर उसको फॉलो करेंगे, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो 1934 में एमन रॉय ने जब ये बात रखी, तो 1938 में ये जो कमेटी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसको प्रिजाइड किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि हम हिंदुस्तान के लोग ही हिंदुस्तान के लिए कानून बनाएंगे। तो उसकी बात की गई थी। फिर तब जाकर इसमें हडल्स रहे। क्रिप्स मिशन प्लान भी फेल हो गया, वेवल्स प्लान भी फेल होता हुआ नजर आया, फेल हो गया। साइमन कमीशन जो 1935 का एक्ट बना तो सही, लेकिन उसने उस पे ब्रिटिशर्स का रूल, रिजर्वर्ड कैटेगरीज, ट्रांसफरवर्ड कैटेगरीज, रिजर्वर्ड तमाम, टेली कम्युनिकेशन, डिफेंस, मनी, बैंकिंग सिस्टम, सारा उनके अंडर्स। तो ये कोई आज़ादी ना थी। तो इसीलिए फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी नवंबर 1946 में, तो उसमें उस कैबिनेट मिशन प्लान में, जिसको हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, इस प्लान में जो था वो इस चीज़ को जोर दिया गया कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेंबर्स है इंडिया के, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और ये क्या करें, सजेशंस भी रखें, और हम खुद मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तब जाकर क्या हुआ, तो टोटल मेंबर्स कितने थे उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उस टाइम पे? 389 थे, 296 ब्रिटिशर्स, 93 प्रोविंस प्रिंसली स्टेटस के, 292 जो थे वो 11 गवर्नर्स से थे। फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1949 को हुई थी, जिसमें 211 मेंबर्स थे, जिन्होंने मिलकर डॉक्टर सईद आनंद सिन्हा जी को बनाया था उस वक्त का प्रेसिडेंट, मगर ये टेम्परेरी थे। आफ्टर 2 डेज 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर ऑन 13 ऑफ दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, और इसको पास करवाने के लिए जो ड्राफ्ट पेश किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आफ्टर ऑल दैट सिनेरियो, जब ब्रिटिशर्स को पता था अब इंडिया वाले जो है अपना कानून खुद बनाएंगे, इनको ऑर्डर भी दिया गया था। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये इसीलिए आया हुआ था कि हाँ जी, अब आपको डोमिनेंट स्टेटस नहीं है, अब आपको फ्रीडम मिलेगी, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ, तब तक जब तक हम यहाँ से अपने आप को इवैक्यूएट करते हैं। तो इसी बीच में 28 अप्रैल 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया।
उस एक्ट के तहत फिर एक प्लान लाया गया, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो सेपरेट होना चाहता था, वो सेपरेट स्टेट की मांग कर रहा था सिंस 1940 से। सो इसीलिए माउंटबेटन प्लान जो था 3 जून का प्लान लाया गया। ये प्लान जो था ये क्या था, इस प्लान में पहली बात तो ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान को डिमार्क किया जाएगा, इनकी बाउंड्रीज को अलग किया जाएगा, पार्टीशन होगी, इंडिया अलग रहेगा और पाकिस्तान अलग रहेगा। इनके बीच में जो बाउंड्रीज थी वो साइरल रेड क्लिफ के दौरान बनाई गई थी, उस बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन बाउंड्री भी कहते हैं। अब इस एक्ट के प्रोविजंस क्या थे, यानी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये 1947 एक्ट के तहत क्या था कि ये इंडियंस जो है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर्स। यहाँ भी जो असेंबली होती थी, लेजिस्लेचर जो होता था, उसको अब पार्लियामेंट बन गया इंडिया का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो प्रेसिडेंट बना दिए गए पार्लियामेंट के, और उसके बाद जीवी मलवाकर जो थे वो फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर सेलेक्ट किए गए थे। इन तमाम के तमाम 4 पॉइंट्स में से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने। आफ्टर दैट इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अडॉप्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के दौरान। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी अडॉप्ट किया गया था, जिस तरह से नेशनल फ्लैग जिसको पेनकाया वेने ने बनाया था, और इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसी तरह से कॉमनवेल्थ का मेंबर जो था वो इंडिया बना था 1949 में। नेशनल एंथम 26 जनवरी 1950 को, और नेशनल सॉन्ग भी 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसने बनाकर इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 11 सेशन रखे। हर सेशन में इसने इसकी क्वालिटीज़, इसके अंदर क्या है उसको डिस्कस किया, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जाकर मुकम्मल हुआ, और जिस पे 64 लाख रुपया खर्चा आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और उसके बाद कुछ कमेटीज़ रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और वो कमेटीज़ कौन थी और उनको हेड कौन कर रहा था। पहली कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी, जिसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रोविनेंस कमेटी, जैसे प्रिंसली स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स जो उस वक्त यूनिफाइड नहीं थी, उनको कौन देख रहे थे, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी जो लिख रही थी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हम सिर्फ एक कमेटी याद रखते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। हालांकि ये सारी कमेटीज पूछी जाती हैं, और एक कमेटी रिसेंटली प्रीलिम में पूछा गया है। एडवाइजरी कमेटी जो थी, जिसको लुक आफ्टर करना था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ट्राइबल्स के राइट्स के ऊपर, उसको सरदार पटेल कर रहे थे। 5 बड़ी कमेटीज़ के अलावा कुछ सब कमेटीज़ बनाई गई, जैसे फंडामेंटल राइट्स कमेटी GB कृपलानी, माइनॉरिटीज़ SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो था, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए IC मुखर्जी देख रहे थे। नॉर्थ ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम को गोपीनाथ बरदोलियो देख रहे थे। कि ये कमेटीज जो दी गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बनाई गई थी, ताकि हर चीज़ को देखा जाए, ओवरव्यू किया जाए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अदर देन आसाम, मेघालय, मणिपुरा, त्रिपुरा, इनमें AV ठाकर जी की कमेटी के चेयरमैन थे। रूल ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और स्टेट्स कमेटी पूछा गया था प्रीलिम में पिछली बार, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। इन कमेटीज को इसलिए बनाया गया था ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड देन बेनिफिट्स जो होने चाहिए वो सेंटर से स्टेट तक हर जगह बराबर जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट कमेटीज में से हमने ली है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे BR अम्बेडकर, और इसके 7 मेंबर और थे। ये भी पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। और कभी कभी पूछता है क्या गांधी जी इसके मेंबर थे। गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के किसी भी इलेक्शन के कोई पार्ट नहीं थे। सिर्फ 1924 में सेवाग्राम, जो राजस्थान का एरिया पड़ता है, यहाँ पर जब INC का इजलास हुआ था, उसमें 1924 में इनको रखा गया था INC का प्रेसिडेंट। उसके बाद गांधी जी किसी चीज़ के कोई हेड नहीं थे, बल्कि ये फादर ऑफ नेशंस है, इन्होंने इसको चलाया है, कंट्री को फ्रीडम में इन्हीं का बड़ा रोल माना जाता है। N गोपाला स्वामी अय्यर थे, अलाउद्दीन कृष्ण अय्यर थे, KM मुंशी थे, और उसके बाद इसमें सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधवराव थे, और TT कृष्णमाचारी थे, जो बाद में
उनके बदले डीपी खेतान को रखा गया था। तो ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसको कब पास किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आउट ऑफ 299 मेंबर्स में से सिर्फ 284 ने इसको रेक्टिफाई किया, सिग्नेचर किए। और इसमें इस ड्राफ्ट में क्या तैयार होकर आया? गोवा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 12 पार्ट्स थे। नेक्स्ट जो है, अब ये यहाँ पर बात हो रही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लॉ मिनिस्टर थे। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और मॉडर्न मानो भी कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अलावा जो बचेंगे, इसकी कम से कम 5 से 6 स्लाइड्स हफ्ते में हम पहले पॉलिटी कर लेने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रहता है और हर एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आता है और हम सिस्टमेटिकली इसको चलते जाएंगे। इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। काफ़ी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। अगर इसमें किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स के ज़रिए बता दीजिए। शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक फ़ायदा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चैनल जो है ये रिलेटेड है स्टडीज़ के और इसको कम लोग देखेंगे, लेकिन जितने भी देखेंगे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स।